नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने कहा था 9 बजे लाइव आने के लिए आकाश भाई के साथ, कुछ टेक्निकल वजह से वो नहीं आ पाए अभी तक, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चलता हूँ। आप लोग वेट कर रहे होंगे। जी। तो जैसे आकाश भाई जुड़ेंगे तो फिर आप लोगों के जितने सवाल है उसके जवाब भी आपको दूंगा मैं। अभी भी बहुत सारे मेरे दोस्त लोग जुड़ गए। तो आकाश भाई को आज जुड़ना था 9 बजे, उनको छोड़ के बाकी सब लोग जुड़ गए। वैसे मैंने सोचा था कि आज नहीं आते हैं, क्योंकि आज ऐसी दुखद घटना हो गई कि पूरा मूड खराब हो गया। इरफान भाई के बारे में आप सबने सुना, हम सब के चहेते एक्टर थे वो। तो वो इतना हृदय विदारक घटना हो गई कि उसके बाद फिर बड़ा मूड एकदम डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने आकाश जी से कहा था कि आज नहीं करते हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, सब लोग वेट कर रहे होंगे, हम लोगों ने कह दिया है तो चलते हैं। तो आकाश जी ने अभी रिक्वेस्ट भेजा है, कह रहे हैं। ने जोड़ दिया आकाश भाई को। मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मैंने ट्राई किया, देखिए वो जुड़ पाते हैं कि नहीं। आकाश भाई मैंने अपने तरफ से ऐड कर दिया, आप ऐड हुए कि नहीं आप देख लीजिए। कनेक्ट हो रहे हैं आकाश भाई, मुझे लगता हो गए। हाँ। सबसे पहले तो नमस्कार आकाश भाई, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। आप कैसे हैं? एकदम ठीक हूँ भाई। मैं आपका वेट करते एक करते मैं खुद ही लाइव आ गया कि हाँ हाँ हाँ, एक थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ गई थी और हम जुड़ नहीं पा रहे थे, तो अच्छा हुआ कि आप ही जुड़ गए। उसके बाद आपने मुझे जोड़ लिया, मैं नहीं जोड़ पा रहा था। अचानक ही कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई और मैं जोड़ नहीं पा रहा था आपको। कोई बात नहीं, सब भाई लोग आ गए हैं, सब लोग देखिए। संतोष गुप्ता जी है, सिद्धांत सिंह जी है, प्रियांशु राजपूत है, अजय जी हैं, धीरेन्द्र जी हैं, पिंटू हाँ, राज बहुत है, सारे लोग अर्थ ठाकुर है, सीताराम कह रहे हैं मुझे भी जोड़िए। तो ऐसी व्यवस्था है आप क्या, जितने लोग हैं सबको जोड़ दीजिए? कुछ लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को जोड़ लेने में फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आप कह भी आज आप कह भी रहे थे कि आज नहीं आते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो हम सब के लिए बहुत दुख भरा दिन है। सुबह ही हम सब ने जो सुना, खास करके वो लोग जिन्हें सिनेमा के प्रति प्यार है, वो लोग जिन्हें अभिनय के प्रति, अभिनेता के प्रति प्यार है, उनके लिए ये दिन वाकई में बहुत दुखदाई दिन है। एक तो वैसे ही हम सब कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, ऊपर से इरफान खान जैसे अभिनेता का दुनिया से अचानक जाना दुखदाई है बिल्कुल। ही। और इरफान भाई का जाना मतलब समझिए सिर्फ भारतीय सिनेमा नहीं, दुनिया के सिनेमा के लिए क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। हिंदुस्तान के साथ साथ उन्होंने पूरे दुनिया के सिनेमा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और अपना लोहा मनवाया था। उनको पूरी दुनिया जो है वो एक उनकी अच्छे अभिनेता के रूप में प्यार करती थी। उनकी वो बोलती आंखें जो है,
जो अपनी आंखों से ही वो जो अभिनय को लेकर बताते थे, और उनके अभिनय में जो जो वो दर्शाने के लिए काफी होता था उनकी आंखें, वो सबसे ज्यादा दर्शक जो है वो महसूस करेंगे, बाद में उन्हें बहुत याद आएगी। आपने कभी उनसे आपकी कभी कोई मुलाकात रही क्या? नहीं, मुलाकात तो नहीं हो पाई थी, पर बात तो होती थी मेरी फ़ोन पे, क्योंकि हाँ, उनके जो बिजनेस मैनेजर हैं और जो मेरे बिजनेस मैनेजर हैं वो एक ही हैं। तो उनके थ्रू कभी कभी बात होती थी मेरी। और एक आध बार ऐसी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था आओ कभी घर पे खाना खाते हैं साथ में, पर नहीं ऐसा सौभाग्य मिल पाया उनसे मिलने का। पर मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं उनकी फिल्में तो हमेशा देखता रहा हूँ, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता रहा है। और जो लोग भी सिनेमा के प्रति थोड़ी सी भी जिसकी रुचि है, वो लोग उनके फिल्मों को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल एक्टिंग जिसको कहते हैं, उसकी जो मिसाल उन्होंने कायम किया है जिस तरह का, मुझे नहीं लगता है कि कोई और इस तरह का अभिनय करता होगा। तो मिलने का अवसर तो कभी नहीं मिल पाया, ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ, पर बात हुई थी मेरी कई बार, फोन पे हम लोग बात करते थे। तो आपने जरूर देखी होगी। हाँ भाई। और खास करके एक दिन भी ऐसा है ना कि अभी तो आना जाना भी मना है, बिल्कुल घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो आज जब उन्हें कब्रिस्तान ले जाया गया तो सिर्फ 20 लोग ही थे, और बाद में जो जो हाँ, तस्वीरें आती गई वो वो एक नियम का पालन भी करना जरूरी था। और क्योंकि ऐसी स्थिति है, ऐसा समय है कि सब लोग जो है, लॉकडाउन ही है और सबको नियम का पालन करना पड़ रहा है, पर दुखी सभी लोग हैं पूरे, जितने भी, मैंने कहा ना कि वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों या सिनेमा प्रेमी हों, वो किसी भी दुनिया के हिस्से के हों, वो सभी लोग दुखी हैं आज उनको लेकर के। क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा अभिनेता कभी कभी पैदा होता है, और लोगों के दिलों में तो वो हमेशा जिंदा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उनकी उनके बहुत फिल्में जो सारे है। जी। उनके ढेर सारे जो डायलॉग हैं फिल्मों के, वो सब आज लोग सोशल मीडिया पर उसे लिख रहे हैं उनकी तस्वीरों के साथ। उनके बिल्कुल डायलॉग बिल्कुल। बहुत और फेमस। देखिए ना, देखिए वो कितना मतलब तो देखते हुए, वो सुनते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। मतलब अभी जो लास्ट फिल्म उनकी आई थी, इंग्लिश मीडियम, अभी अभी जो रिलीज हुई थी इंग्लिश मीडियम, वो हम लोगों ने देखा। फिल्में तो उनकी सारी सभी लोग देखते हैं, उनके दीवाने तो सभी लोग थे। आज लॉक। मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, मैंने वो पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इंस्टा पे लिखे थे, एक एक्टर हैं विक्रांत सिंह, उन्होंने लिखा था कि भाई बंदे में दम तो था, कि आज एक दिन के लिए ही सही पूरी दुनिया को एक करके चले गए। आज वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म, किसी जाति, किसी भी दुनिया के कोने का व्यक्ति हो, हर कोई आज दुखी है और उनको याद कर रहा है। सबकी आंखें नम है। तो ये तो कभी कभी किसी किसी के बस की बात होती है, ये सबके बस की बात नहीं होती है, जो इरफान भाई में थी। और इरफान भाई की वजह से जो आज पूरी दुनिया के लोग जो है एक होकर के, और जिस तरह से उनको याद कर रहे हैं, निश्चित रूप से। लॉकडाउन में आपको ये शूटिंग वगैरह बाहर जो जाते थे उसकी कमी खल रही है, लग रहा है कि? देखिए, शूटिंग वूटिंग तो मतलब बंद है, और हर किसी का काम बंद है, सब लोग अपने अपने घर में ही हैं। और ऐसे समय में देखिए क्या होता है ना कि
ये सब चीजें बहुत सेकेंडरी है। सबसे पहले तो जरूरी ये है कि देश सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहे, बाकी काम धाम तो होता रहेगा। आदमी जीवित रहेगा तब ना काम करेगा। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा था कि लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अब घर में नहीं मन लग रहा है, उन्हें अपने काम की बहुत याद आ रही है। आपने बात तो बहुत सही कही कि जब इंसान सुरक्षित रहेगा तभी सब कुछ काम चलेगा। हाँ, क्योंकि कुछ दिनों की बात है और ये ऐसी महामारी है जो पूरे दुनिया में है, और इसके लिए कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। उपाय सिर्फ इतना ही है कि आप इससे बचाव कैसे करें। इसकी वैक्सीन की भी जो बात हो रही है उसमें भी समय लगेगा। वो बन भी जाए तो पूरे दुनिया में लोगों तक उसको पहुंचाने में, लगाने में, उसमें कितना समय लगेगा। तो अभी तो समझदारी इसी में है कि आप मतलब सुरक्षित रहें, बच के रहें बस। आपने एक वीडियो बनाया था कोरोना को लेकर, अभी मैं देख रहा था, आपके इंस्टाग्राम पर ही देख रहा था, वो कई जी न्यूज चैनलों पर भी वो चुका है। आपने जो मैसेज दिया था वो क्या मैसेज क्या था? हाँ, मैंने कई वीडियो बनाए थे, इसी के ऊपर हम लोग बनाते रहते हैं कि भाई अब समय ऐसा है कि आप लोग जो है घर में रहें अपना। अगर देश को जिताना चाहते हैं, आप लोग जीतना चाहते हैं, तो आप सबको घर में रहना है। इसके ऊपर कई वीडियो बनाए हम लोगों ने। अभी तो एक वीडियो और भी आएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, जिसको पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ने बनाया है। मनोज हम्म। भैया, रवि भैया, पवन जी, खेसारी जी, रितेश पांडे, जितने हमारे भोजपुरी के स्टार हैं, सभी लोगों ने मिलकर के गाना बनाया है। उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सब लोग कि जागरूक करें लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई एक व्यक्ति भी गलती करता है और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करता है, तो ये बाकी लोग जो घर में बैठे हैं उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। फिर वो फिर फैलेगा, फिर बढ़ेगा, तो फिर तो कंट्रोल करने के लिए पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो कुछ समय के लोग इस लिए सब लोग परिस्थिति अगर समझ जाए तो ये चीज कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, इसके जो लिए लोग इस जागरूकता के परिस्थिति में लिए भी। लगातार सब लोग वीडियो बना रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आप हैं कहाँ अभी, मुंबई में है? जी जी, मैं मुंबई में हूँ। तो क्या आपकी सोसाइटी वगैरह भी लॉक है क्या? पूरा पूरा लॉक है, सोसाइटी पूरी लॉक है, कोई आ जा नहीं कितने दिन हो सकता गए है, पूरा बिल्डिंग एकदम लॉक है। कि आपको कितने दिन हो गए घर से बाहर गए हुए? जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दिन गए थे या उसके? मैं 22 तारीख को जाने वाला था अपने गांव। अच्छा। 22 तारीख को, हाँ 22 तारीख को। तो फिर पता चला कि वो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा सब लोग घर में रहें, और उसके नेक्स्ट डे लॉकडाउन ही हो गया। तो फिर रह गए यहीं मुंबई में, फिर टिकट विकेट सब कैंसिल करके हम लोग फिर नहीं जा पाए। तब से हैं घर में ही, उस दिन से लेके अभी तक घर में ही है। ये प्रधानमंत्री ने जो तब संदेश दिया है, ये मास्क लगाने के लिए गमछा वाला, ये वही गमछा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गमछा मैं मास्क की तरह ही इसको इस्तेमाल करता हूँ। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो मास्क है वो डॉक्टर के लिए, पुलिसकर्मी के लिए, सफाई कर्मी के लिए, जिनको बाहर जाना पड़ता है उनको कम ना पड़े, इसके लिए हमारा काम इससे चल सकता है। तो हम लोगों को जरूरत नहीं है कि हम मास्क जो है वो वेस्ट करें, तो हमारा काम इससे चल जाता है। बाकी वो जो मास्क है वो डॉक्टर और बाकी जो हमारे सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए वो रहे। तो इसके लिए हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, और आज सबको जब कहते ये भी हैं कि बात। आप लोग भी यही इस्तेमाल कीजिए, जो लोग जिनके पास गमछा है। क्योंकि ये देखिए ना, इसकी कई परत होती है, आप ऐसे लगा लीजिए मुंह पे, और हाँ 2-3 मास्क के बराबर ये अकेले है। हाँ 2-3 मास्क के बराबर अकेले, हाँ सही कह रहे हैं आप। ये अच्छा है। जी,
घर में भी आप बैठते हैं तो गमछा लेकर ही बैठते हैं। अब अच्छा इसको गमछा जब नहीं, इसको मास्क की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा समय जो है साथ में ही है। और वैसे भी हम लोग जो भोजपुरिया लोग हैं उनके पास गमछा रहता ही है, वो उनको कुछ पहना लीजिए आप, उनको कोट पहना दीजिए, उनको खूब सूट बूट एकदम पहना दीजिए, लेकिन उनको गमछा चाहिए, मुझे तो चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत आप भी काम टी आता है। मतलब शर्ट। पसीना हुआ तो पोंछ भी लेते हैं, गर्मी हो रही है तो हाँ कहीं हवा भी कर लेते हैं, हर काम के लिए ठीक है ये। तो बचपन से ही गमछा हम लोगों के कंधे पे रहा है, मजदूर किसान आदमी है हम लोग, तो एक आज तो गमछा ये के और कई काम फायदे, आया है। एक गमछा के कई फायदे। बहुत फायदे हैं, जी जी जी। जब आपसे बात शुरू हुई, जब सोशल मीडिया पर शेयर किया कि हम रहेंगे, निरहुआ हमारे साथ लाइव रहेंगे, तो बहुत लोगों ने एक जी सवाल भेजा है। वो ये हाँ, है कि नाम निरहुआ कैसे जुड़ा, इसके पीछे की क्या कहानी है? ये नाम एक एल्बम की वजह से पड़ा। मैं एक एल्बम गाया था 2003 22 मार्च को, निरहुआ सटल रहे, और वो अच्छा। एल्बम लोगों ने सुना 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 बजते गया, और वो बहुत लोकप्रिय हो गया, लोग उसको बहुत लाइक किए। और उसके बाद मैं जहां भी जाता था कार्यक्रम करने, तो मुझे लोग निरहुआ कह के बुलाते थे, "अरे निरहुआ के प्रोग्राम में निरहुआ आ गई, निरहुआ आ गई"। तो कुछ दिन मुझे लगा कि मुझे क्यों निरहुआ बोलने में, तो निरहुआ एक गाना गाया था, मैं थोड़े निरहुआ हूँ। फिर ऐसे चलता रहा, फिर मैं एक शूटिंग कर रहा था चलत मुसाफिर मोहलियो रे, गोरखपुर में। तो वहां लोग आते थे ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो मैं लिख के देता था दिनेश लाल यादव विथ लव, दिनेश लाल यादव। तो लोग बोलते थे भैया निरहुआ लिख दा, निरहुआ। तो मैं बोलता अरे यार हमारा नाम दिनेश है तो निरहुआ कहाँ लिख दी। तो ये नोटिस कर रही थी उस फिल्म की जो हीरोइन थी स्वाति बाजपेयी, अच्छा। उन्होंने कहा कि जब आपको वो लोग इसी नाम से सब लोग जानते हैं और यही नाम आपका बुला रहे हैं, तो आप वही नाम लिखिए, आपको क्या फिर दिक्कत क्या है। तो मैं सोचा हाँ बात तो सही है, अगर वही नाम उनको अच्छा लग रहा है, उसी नाम से वो बुला रहे हैं, उसी नाम से पहचान रहे हैं, तो फिर मैंने भी उस दिन से अपना नाम वही लिखना शुरू कर दिया, फिर मैं तो निरहुआ ही हूँ। तभी से नाम पड़ गया निरहुआ। हाँ, नाम रख दिया और जनता ने ही रख दिया। वो बताते हैं कि वो जो आपका एल्बम था, आपने बताया ना निरहु सटल रहे, वो हाँ बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा वो आपके करियर में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही एल्बम ऐसा था जिस एल्बम के बाद सब लोग पहचानने लगे, जानने लगे, क्योंकि वो मेरा पहला ऐसा एल्बम था जो सिर्फ यूपी नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ मुंबई नहीं, बल्कि दुनिया के उन सभी हिस्सों में जहां जहां भोजपुरी भाषा लोग समझते हैं, बोलते हैं, हर जगह पे वो बजा, हर जगह लोगों ने सुना। और उस एल्बम की वजह से ही मुझे विदेशों में भी कई कार्यक्रम करने का मौका मिला। तो मैं वहां जाता था तो देखता था वहां भी बज रहा है लोगों के फोन में। फिजी में गया था तो वहां लोगों के फोन में रिंगटोन निरहुआ सटल रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो एल्बम ही था जिसने मुझे इतना नाम दिया। जी। फिर उसके बाद ये निरहुआ रिक्शा वाला कैसे बना? ये रिक्शा वाला नाम मतलब फिल्म बनाने की इच्छा किसकी थी? आपकी ही इच्छा थी या किसी ने सजेस्ट किया था? नहीं नहीं, मैंने दो फिल्में कर ली थी, एक तो हो गई बा प्यार ओढ़निया वाली से, और एक हो गई थी चलत मुसाफिर मोह लियो रे, और एक और फिल्म किया था मैंने हमका ऐसा वैसा ना समझा। ये तीन फिल्में आ चुकी थी। उसके बाद मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी फिल्म आए जिसको करने से कुछ अच्छा हो तो मैं करूं, नहीं तो स्क्रिप्ट बहुत आ रही थी, फिल्में बहुत ऑफर हो रही थी, तो मैं कोई फिल्म कर नहीं रहा था। और मैं 1 साल तक वेट किया मैं, और मैं अपनी तैयारी कर रहा था। मैं मुंबई में आ गया था, और हमारे जो गणेश आचार्य जी हैं, हमारे मास्टर जी, उनको मैंने ज्वाइन कर लिया था। वहाँ मैंने डांस की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। और आरपी यादव फाइट मास्टर हैं, जो अजय देवगन जी के मित्र भी हैं और उनके सहयोगी भी हैं।
उनसे मैंने फाइट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। ये सब ट्रेनिंग मेरी चल रही थी, पर मैं स्क्रिप्ट सुनता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि नहीं यार, ये पता नहीं क्या ये लोग लेके आते हैं, मुझे ये सब नहीं करना है। तो उसी दौरान संतोष मिश्रा जी जो है, वही मेरे फाइट मास्टर जी जो मुझे फाइट सिखाते थे, उनके साथ आए स्टोरी सुनाने। उन्होंने एक स्टोरी सुनाया तो मुझे जमा नहीं। मैंने कहा कि नहीं, कोई मजा नहीं आ रहा भैया, कुछ और रहेगा तो बताइएगा। एक हफ्ते बाद फिर वो आए और बोले कि मेरे पास स्टोरी है और ब्लैंक चेक है वो। तो मैं बोला वो क्या है? बोले ऐसे जहां दूंगा ऐसे तुरंत भजा लूंगा। तो मैं बोला यार ये कौन सी कहानी है? बोला सुनाइए। तो उन्होंने सुनाया ये वाली स्टोरी और बोले कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये फिल्म करिए। तो मैंने भी हाँ बोला, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, ये वो स्क्रिप्ट है जो मैं करना चाहूंगा और जो करने से कुछ होगा। जिसका मुझे फिर मैंने वो इंतजार था। फिल्म किया और वो फिल्म को बनाए भी बहुत बड़ी कंपनी थी, अंक मीडिया, जिन्होंने गरम मसाला बनाया था अक्षय कुमार जी के साथ में। तो कंपनी भी बहुत बड़ी थी और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने वो फिल्म किया और फिर निरहुआ रिक्शा वाला तो पूरे सारे थिएटर में जहां लगा वहां लग ही गया। फिर उतरने का नाम ही नहीं लिया। 25-25 हफ्ता तक ऐसे ही टंगा रहा। 25-25 हफ्ते तक वो फिल्म चले? जी जी, 25-25 हफ्ते तक एक एक थिएटर में लगी रही। और जिस जिस थिएटर में लगी थी, थिएटर के ऊपर भी लोग रिक्शा टांग दिए थे। ऐसा हो गया था। तो फिर वहां से ये रिक्शा वाला का सफर शुरू हुआ। और उसके बाद कई लोग आपका आपका नाम फिर से बदल दिए, दूसरी बार आपके नाम के साथ जो है, दूसरी बार आपका नाम बदला गया और निरहुआ रिक्शा वाला के नाम से आप फिर से फेमस होने लगे। हाँ, निरहुआ फिर तो निरहुआ तो था ही। अब वो अलग अलग किरदार में आता गया। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ मेल, निरहुआ हिंदुस्तानी, फिर अलग अलग फिल्में बनती रही और लोग पसंद करते गए, फिर होता गया। आप भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। अब तो शहरों में भी आपकी काफी चर्चा होती है, बिग बॉस में भी आप गए। आप भोजपुरी सिनेमा को कहाँ देखते हैं? आपकी नजर में भोजपुरी सिनेमा अभी कहाँ है? क्या और विस्तार की जरूरत है, या यहाँ से भोजपुरी को ठीक से हैंडल किया जा सकता है, भोजपुरी फिल्म को? अभी भोजपुरी सिनेमा समझिए ना कि प्राइमरी पाठशाला होती है ना, तो हाँ। प्राइमरी पाठशाला में है अभी। अभी तो ये इसको बहुत अभी ग्रो करना है। इसके बाद अभी ये आगे बढ़ेगी, वो छठी में जाएगी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अभी मतलब ग्रेजुएशन करने में टाइम है, अभी बहुत समय लगेगा। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा में फिल्में बहुत बनी हैं, पर भोजपुरी की जितनी क्षमता है और भोजपुरी के जितने दर्शक हैं, उस हिसाब से ना अभी तक फिल्में बनी है और न कोई बना पाया है। अभी बहुत अभी है, अभी उम्मीद बहुत है और स्कोप भी बहुत है। और बहुत से लोग इस पे कर भी रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने का। और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो सच है कि भोजपुरी सिनेमा के जितने दर्शक हैं, वो शायद ही किसी रीजनल भाषा के दर्शक होंगे। बाकी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और सिनेमा उनका बहुत आगे है, बहुत प्रगति कर चुका है, पर उनके पास इतने दर्शक नहीं है जितना भोजपुरी के पास है। तो अभी स्कोप बहुत ज्यादा है भोजपुरी के लिए। भोजपुरी के दर्शकों को जोड़ने में किसकी भूमिका ज्यादा है, फिल्मों की या एल्बमों की? आपके भी कई एल्बम बहुत सुपरहिट रहे और भी भोजपुरी के कई स्टार हैं जिनके बहुत एल्बम बहुत बहुत स्टार रहे। मनोज भैया से मेरी बात हो रही थी इससे पहले, इंस्टाग्राम लाइव में वो मेरे साथ थे। उन्होंने भी बताया कि कैसे भोजपुरी के एल्बम को लोग पसंद करते हैं। तो आप क्या देखते हैं, भोजपुरी फिल्मों ने दर्शकों को ज्यादा जोड़ा है या भोजपुरी के एल्बम ने ज्यादा जोड़ा? देखिए क्या है, जैसे भोजपुरी एल्बम तो लोग बजाते हैं, सुनते हैं, और एक गायक को वो अपने, जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या है कि हर त्योहार में अलग अलग तरह के गाने बजते हैं। कभी नवरात्रि में देवी गीत बजेगा, कभी आपके छठ पूजा में छठ गीत बजेगा, कभी कांवर के समय में कांवर का गीत बजेगा।
तो अलग अलग समय में हमारे घरों में जो पूजा पाठ होता है और होली है, तमाम त्योहार है, उसमें जो गाने होते हैं वो हमारे गायकों के होते हैं और उनको सुन सुन के लोग उनके फैन होते हैं। तो उनको जब सिनेमा में देखते हैं तो उनको और मजा आता है कि चलो हमारा जो फेवरेट गायक है उसकी फिल्म भी आई है। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं एल्बम से ही है और एल्बम के दम पे ही ये सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में पहुंचने का ये एक सुलभ रास्ता भी है। कोई अगर व्यक्ति एल्बम में बहुत अपना नाम कर लेता है और उसको लोग जानने लगते हैं, उसको प्यार करने लगते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं, तो भोजपुरी सिनेमा में उसका रास्ता जो है थोड़ा आसान हो जाता है। फिर सुलभ हो वहाँ जाता है। काम तो उसको मिल ही जाएगा। फिर अब उसकी क्षमता के ऊपर कि वो कितनी अच्छा कितनी कितना बढ़िया अभिनय करेगा, उसके दम पे फिर वो आगे बढ़ेगा, टिकेगा, काम करेगा। भोजपुरी के विस्तार में मतलब आप ये मान रहे हैं कि एल्बम का ज्यादा जो है योगदान है? भोजपुरी के विस्तार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ फिल्म कि भोजपुरी दर्शक, जो भोजपुरी सिनेमा के दर्शक हैं, वो दर्शक कहीं ना कहीं एल्बम से ही उनका जुड़ाव शुरू हुआ है और वो यहाँ तक पहुंचा है। और एक समय ऐसा भी था जब भोजपुरी फिल्म बिल्कुल बननी बंद हो गई थी और भोजपुरी सिनेमा कोई बनाता नहीं था, कहीं लगती नहीं थी। और उस समय में जब रवि किशन भैया ने एक फिल्म किया था, वहां से फिर शुरुआत हुई और फिर मनोज तिवारी भैया को लेकर के एक फिल्म बनाई गई ससुरा बड़ा पैसा वाला। और उस फिल्म में गौनवा लेजा राजा जी जो कल्पना जी का बहुत बड़ा हिट एल्बम था, मतलब हर घर में वो एल्बम बजता था, उस एल्बम के सारे गाने थे। तो इस तरह से जो है भोजपुरी सिनेमा फिर से शुरू हुआ, फिर से एक बार बनने लगा। उसके बाद मैं आया, मेरे बाद फिर पवन जी आए, पवन जी के बाद खेसारी लाल यादव आए, उसके बाद कल्लू जी आए, फिर रितेश जी आए। तो ऐसे जो है एक एक करके गायकों की एंट्री होती गई सिनेमा में जो एल्बम गाते थे। तो एल्बम और सिनेमा दोनों ने मिल करके दर्शकों को जो है अपने तरफ आकर्षित किया और भोजपुरी सिनेमा का जो है विस्तार होता गया। आप क्रिकेट खेलते हैं? जी, खेलता हूँ। आप लोगों की एक टीम? हाँ, हमारी टीम है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में हम खेलते हैं। भोजपुरी दबंग हमारी टीम है, उसके कैप्टन है मनोज तिवारी भैया और मैं उसका वाइस कैप्टन हूँ। हम लोग खेलते हैं जी। आप क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं बैटिंग भी करता हूँ, मैं बॉलिंग भी करता हूँ, मैं फील्डिंग भी करता हूँ। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है जो लगे कि महेंद्र सिंह धोनी? जी। और अगर आप अभिनेता नहीं होते तो क्या होते? हालांकि इस सवाल का जवाब मुझे लगता है आपने पहले भी दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार जानना चाहता हूं कि अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ अभिनेता नहीं होते तो क्या होते? गायक होते। अगर अभिनेता नहीं होते तो गायक होते, क्योंकि मेरे घर में सब लोग गायक ही थे। मेरे पिताजी गायकी करते थे, मेरे बड़े भैया गायक हैं, बहुत बड़े गायक हैं, विजय लाल यादव जी, वो बिरहा सम्राट के नाम से उनको जाना जाता है। मेरे दादाजी गाते थे, मेरे बड़े पिताजी गाते थे, मेरे चाचा जी गाते थे और मेरे बड़े भैया प्यारेलाल कवि जी गाना लिखते हैं। तो मेरे परिवार में संगीत ही रहा है, मतलब कोई गाता है, कोई लिखता है। तो इस तरह से मैं भी गायक ही होता, अगर मैं अभिनेता नहीं होता तो गायक होता। 2019 में आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। कैसा अनुभव रहा? कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मतलब लगभग 1 महीने था मैं चुनाव में और 1 महीने मैंने पूरा अपना 100% दिया वहां पे। जिस तरह से जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी मैंने पूरा निभाया।
सुबह 7 बजे से लेकर मैं रात के 11-12 बजे तक जैसे शूटिंग करता हूँ, वैसे ही मैं वहां भी क्षेत्र में भी मैं गांव गांव कोशिश किया कि हर गांव को कवर करूं, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा। कभी ये लगा कि सामने एक बहुत कद्दावर नेता हैं, वो प्रदेश में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, जब चुनाव में आप लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों को आप कह रहे होंगे कि मुझे वोट दीजिए, उस समय में ऐसा कुछ फील हो रहा था? नहीं, पहली बात तो मैं ये नहीं कहता था कि मुझे वोट दीजिए। मैं हाँ। ये जनता के बीच में हमेशा यही कहता था कि जो आपको सही लगता है वो कीजिए। अच्छा। और हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हर किसी को ये हक होना चाहिए कि उसको जो सही लगता है वो करे। अब मुझे क्या सही लगता है मैं वो कर रहा हूँ, आपको जो सही हम्म। लगता है वो आप कीजिए। और अगर मेरे कहने से आप कुछ करें, किसी और के कहने से कुछ करें, तो फिर वो लोकतंत्र का मतलब नहीं रहा। फिर वो कहीं ना कहीं फिर वही बात आ जाएगी, फिर वही राजतंत्र वाली बात हो जाएगी कि एक आदमी जहां बोल रहा है वहीं सब चल रहे हैं। तो लोकतंत्र का मतलब ये है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या सही लगता है। मुझे सही लगता था कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे 2014 से 2019 तक, और मुझे पूरा ये भरोसा था कि फिर से नरेंद्र मोदी जी ही होने चाहिए, और पूरा देश चाह रहा है वो आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। और आज मैं उस डिसीजन के लिए बहुत बहुत अपने आप को धन्यवाद कहता हूं कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। आज हम भाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कि हम सुरक्षित हैं। नहीं तो अमेरिका जैसे देश, इतने बड़े शक्तिशाली देश, और इतना सुविधा होने के बाद भी वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो डिसीजन नहीं ले पाए, और वहां देखिए हालत क्या है। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने देश को रखा है, उन्होंने देश की जनता को रखा है, और इस वजह से आज हम इतने अच्छे स्थिति में हैं और बेहतर पोजीशन में हम लोग। तो मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन था मेरा। बाकी जिसका जो डिसीजन हो वो भी अच्छा है, हर किसी को हक है अपना डिसीजन लेने का। चुनाव परिणाम के बाद वापस आप कभी आजमगढ़ गए हैं, वहां अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, लोगों से बातचीत करने? हाँ हाँ, मैं तो जाता रहता हूँ। अभी तो मैं 23 तारीख के बाद वहीं आजमगढ़ में ही मेरी 1 महीने की शूटिंग थी। मैंने कई अच्छा। फिल्में शूट किया, चुनाव के बाद भी वहां पे शूटिंग कई बार किया मैंने। और ऐसे भी कई कार्यक्रम होता है तो मुझे बुलाते हैं लोग, मैं जाता रहता हूँ। 15 अगस्त को गया था, उसके बाद योग दिवस पे गया था, और भी कुछ कुछ रहता है तो वो लोग बोलते हैं मुझे, वहां मैं जाता रहता हूँ, मिलता हूँ लोगों से। क्योंकि 3,60,000 लोगों ने आपको अगर अपना मत दिया है तो उनके साथ खड़ा होना तो जिम्मेदारी बनती है। तो उनकी कोई भी आवश्यकता होती है, कभी भी वो लोग मुझे याद करते हैं तो मैं हाजिर रहता हूँ। मैं वहां नहीं रहता हूँ तो मेरी टीम रहती है, मेरी टीम उनके साथ हमेशा रहती है। आगे फिर से कोई चुनाव लड़ने की योजना है, मन है? मुझे लगता है कि वो मैंने पहले भी कभी डिसाइड नहीं किया था, आगे भी मैं नहीं डिसाइड करूंगा। वो तो डिपेंड करता है समय के ऊपर, समय क्या चाहेगा, कब किसको क्या कराएगा वो समय जाने। और पार्टी के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपको क्या जिम्मेदारी देती है पार्टी। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अगर मुझे प्रचार करने को कहा जाए, मुझे चुनाव लड़ने को कहा जाए, या मुझे कोई भी एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं हमेशा निभाता रहूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं चुनाव ही लड़ूंगा, वो ना पहले मैंने कहा था ना अब मैं कभी कहूंगा। जो आदेश होगा वो पालन करूंगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे? कई तरह के चैलेंज चल रहे हैं ना सोशल मीडिया पे। कोई कह रहा है अच्छा, कि घूमने जाएंगे, कोई कह रहा है वो बढ़िया खाना खाने रेस्टोरेंट जाएंगे। निरहुआ क्या करेंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहले? लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को बुलाऊंगा, जो मेरी टीम है। और मेरी टीम जो है लॉकडाउन का बहुत फायदा उठा रही है। सब लोगों ने, जो मेरे डायरेक्टर्स हैं उन लोगों ने बहुत सारी स्क्रिप्ट लिख के तैयार कर ली है। मेरे जो अरे वाह। राइटर्स हैं
उन लोगों ने बहुत सारे गाने तैयार कर लिए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर है उन्होंने बहुत धुनें तैयार कर ली है। तो इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद जैसे लॉकडाउन खुलेगा, सबसे पहले तो मैं टीम से मिलके और काम वो करूंगा कि तुरंत जो है अपनी सारी स्क्रिप्ट और सारे गाने और सारा जो अ, अ, आगे की जो तैयारी है वो उस पर लगेंगे हम लोग सबसे पहले, क्योंकि आराम बहुत हो गया, काम शुरू करना जरूरी है। आपकी कोई फिल्म भी बीच में अटकी पड़ी है लॉकडाउन की वजह से? कोई फिल्म, कोई एल्बम? हाँ, एक फिल्म मेरी 2 3 4 दिन की शूटिंग बची है, दुल्हा हिंदुस्तानी। उसकी बाकी शूटिंग हो चुकी है, 2 3 दिन की शूटिंग है वो करनी बाकी है। और एक फिल्म हम लोगों ने शुरू किया था, एक ही दिन उसको शूट कर पाए थे, 1 या 2 दिन ही शूट हुआ था, हो गई बा प्यार टिकटॉक वाली से। तो वो भी जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो उसकी शूटिंग चालू करेंगे। और कोई विशेष डिमांड लॉकडाउन के बाद बस यही काम है, के अलावा? काम के अलावा और क्या है, मतलब इस दौरान जो काम नहीं कर पाते थे वो तो अभी लॉकडाउन में कर लिए। बहुत सारी किताबें पढ़ लिया, बहुत सारी फिल्में देख लिया, बहुत अलग अलग तरह का खाना खुद से बनाया। और अच्छा, उसके बाद ये बताइए, अच्छा अच्छा खाना क्या क्या बनाए? मैं हलवा बनाता हूँ, मैं चोखा बनाता हूँ, रोटी बनाता हूँ, दाल बनाता हूँ, सब्जी बनाता हूँ, सब खाना बनाने आता है। सब कुछ खुद से बना लेते हैं? हाँ, मुझे आता है क्योंकि मैं बचपन से बनाते आया हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कोई भी, मतलब ऐसा नहीं अभिनेता ही, कोई अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा पसंद, एकदम मतलब करीब का दोस्त होता है ना? बहुत सारे हैं, मैं किसी एक को नहीं कह सकता, बहुत सारे हैं। क्योंकि बल्कि ये कह सकते हैं कि पहली ही फिल्म से मेरी जो बहुत गाढ़ी दोस्ती हो गई वो हुई अपने मनोज टाइगर जी, जिनको बतासा चाचा के नाम से आप लोग जानते हैं, और सुशील सिंह जी जो विधायक बने थे निरहुआ रिक्शा वाला में। तो इन दोनों लोगों से मेरी बहुत गाढ़ी मित्रता है। उसके अलावा मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं संजय पांडे जी, जो आप देखते हैं अक्सर मेरे साथ फिल्मों में उनको। तो बहुत लोग हैं, मैं एक को क्या बोलूं मैं, मतलब इतने सारे नाम है जो मतलब रोज हम लोग बात करते हैं, रोज काम करते हैं साथ में, तो है बहुत सारे मित्र। आप बिग बॉस के घर में भी रहे ना? जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, रहा ना मैं बिग बॉस 6 में। दिनेश भाई, आवाज आ रही है? आ रही है, मैं बिग बॉस 6 में था जी। आपको नहीं आ हाँ, रही है मैं लगता। कह रहा था कि आप बिग बॉस के घर में भी थे ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं था बिग बॉस 6 में। आप बिग बॉस के घर में सबसे सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? बाकी जो कुछ भी है वो तो ऑन एयर तो दर्शकों ने देखा ही, निरहुआ को बिग बॉस के घर में सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे अच्छी बात लगी उस घर का जो नियम था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और वही नियम हर घर में होना चाहिए कि आप घर के सदस्य हैं, आप घर में भोजन कर रहे हैं तो आपको काम भी करना चाहिए। जितना खाना है उतना काम कीजिए। आप ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी काम करेगा और बाकी लोग बैठ के खाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ। बिग बॉस के घर का बेस्ट रूल यही था कि हर व्यक्ति काम करेगा। कोई आप बांट लीजिए क्या करना आपको, आप क्या करना चाहते हैं, आप सफाई कर लीजिए या आप खाना बना लीजिए या आप कोई और काम कर लीजिए, पर काम कीजिए। आप घर के सदस्य हैं तो काम में आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये मुझे बहुत बेस्ट लगा था बिग बॉस के घर। सबसे खराब बात क्या लगती है? क्या लड़ाई झगड़ा या कुछ और? क्या? बिग बॉस के घर में तो सबसे अच्छी बात तो आपको ये लगी, सबसे बुरी बात हाँ, क्या लगी, सबसे खराब बात क्या खराब यही जो आप कह रहे हो, बिना मतलब लड़ते हैं सब, उसका मतलब
सिर पैर ही नहीं होता है कुछ, बिना मतलब खाली झगड़ा लड़ाई, वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों लड़ जाते, छोटी छोटी बात पे चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता था। ये लॉकडाउन में लोगों को बाल दाढ़ी इस सब की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे ही रखते हैं या अभी आपने ट्रिम किया है? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ खुद ही से थोड़ा थोड़ा काटते रहता हूँ। नहीं तो अभी तक तो मैं साधु बाबा बन गया होता। जितना बढ़ते जाता है तो कैंची लेके खुद ही से थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा करके थोड़ा ट्रिम करने की कोशिश करता रहता हूँ। खुद से ही काट लेते हैं? हाँ, क्या करे, मजबूरी है। अब जा नहीं सकते सलून में तो फिर खुद ही से करना पड़ रहा है सब। ये वो अपने गांव कितने दिनों पर जाते हैं? बहुत बार जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर शूटिंग जो होती है वो यूपी में ही हो रही है आजकल। तो अगल बगल जहाँ भी शूटिंग होती है, अगर बनारस में है, आजमगढ़ में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, तो बीच बीच में शूटिंग से छुट्टी मिलती ही है। रोज तो मेरी ही शूटिंग नहीं रहती है, तो मैं निकल जाता हूँ, गांव चला जाता हूँ। गांव की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? आप तो गांव से जुड़े रहे हैं बचपन से ही। गांव की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? गांव की सबसे अच्छी बात यही है कि जितना प्यार लोगों के मन में, लोगों की आंखों में बचपन में देखा था, उतना ही प्यार, उतना ही आज भी दिखता है। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई हीरो हो गया, कि गायक हो गया, कि नेता हो गया, वो बात नहीं है। हाँ, उनके लिए अपना वही लड़का है जो बचपन में उन्होंने देखा है, इसी गांव में खेला पला बड़ा, तो सबसे बेस्ट वही है गांव का, कि वो लोग नहीं बदले हैं। आपने कभी कोई खेती की है? हाँ, मैं सब खेती किया हूँ। मैं आलू बोया हूँ, मैं सब्जी की खेती करता था, धान बोया, धान की रोपाई किया हूँ, गेहूं की बुआई कटाई सब किया हूँ। मैं जब कलकत्ता से आया अपने गांव, तो 4-5 साल मैंने खेती किया है गांव में। चार गायकी पांच जब साल शुरू तक किया आपने खेती की? गायकी जब शुरू किया था तो उतना प्रोग्राम होता नहीं था, साल में 1-2-3 प्रोग्राम मिलते थे। बाकी टाइम खेती ही करते थे और गाय वाय चराते थे, यही सब होता था। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत अहम बात है कि पहले की तुलना में क्या अब स्टेज शो कम होने लगे हैं या ये स्टेज शो अब बढ़ गए हैं? होता है, अभी भी होता है, वैसे ही होता है, पहले की तरह होता है। देखिए, पहले भी शादी होती थी तो शादी में कार्यक्रम होता था। पहले भी कोई पूजा पाठ हो रहा है तो उसमें वैसे ही आज भी हो रहा है। आप देखिए, जहाँ भी पंडाल होगा, पूजा पाठ होगा, वहाँ 3-4 दिन कार्यक्रम चलता ही है। तो पहले की तरह ही है आज भी। कुछ मैंने तो कुछ बदलते हुए नहीं देखा है, सब हर जगह कार्यक्रम होता ही है। निरहुआ सोशल मीडिया कितना चलाते हैं? मैं बहुत ज्यादा नहीं, पर कोशिश करता हूँ कि रोज कम से कम एक बार तो कुछ पोस्ट कर दूं और देख लूं कि लोग क्या मतलब चल रहा है, क्या हो रहा है। एक बार तो जरूर देख लेता हूँ। जब आप देखते हैं कि आपके बारे में कोई खबरें छपी है, और कई बार होता है कि किसी अभिनेता के खिलाफ में भी लोग लिख देते हैं कि ये फिल्म ठीक से नहीं चल पाई हो, तो गुस्सा आता है आपको? आता है, क्यों नहीं आएगा। जैसे देखिए, क्या मैं भी इंसान ही हूँ, और मेरे अंदर वो इंसान के सारे गुण और सारी बुराइयां हैं जो एक आम इंसान में होती है। और अगर मैं कभी कुछ बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ और मैं बड़े निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, किसी अच्छे सोच के साथ कर रहा हूँ, और उसमें अगर कोई ऐसा मिल जाता है कि वो जानबूझ के मेरे पीछे पड़ जाए, उस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ जाए, उसको गलत साबित करना ही है, तो ऐसे में गुस्सा निश्चित रूप से आता है, क्यों नहीं आएगा। गुस्सा पर काबू कैसे करते हैं? मैं सिस्टर शिवानी को सुनता हूँ सुबह उठते ही। मैं पहले सिस्टर शिवानी, सदगुरु, इन लोगों को पहले 1 आध घंटा सुनता हूँ, उसके बाद दिनचर्या शुरू करता हूँ। आजकल सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं? जो आपने दो चीज बताया, तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज आपको क्या नहीं लग नहीं, रही है, वो कई किताबें? एक एक काम लगातार नहीं किया जा सकता ना, बोर हो जाएंगे। तो फिर अलग अलग करते हैं। थोड़ी देर फिल्म देख लिया, फिल्म देख के हो गया, लगा कि बस, तो फिर किताब लेके पढ़ने लगते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते पता चला सो गए, फिर उठेंगे तो
कुछ और करने लगेंगे, एक्सरसाइज करने लगेंगे। तो बदल बदल के करते हैं, कोई एक ही काम नहीं कि एक ही में लगे हुए हैं, तब तो बोर हो जाएंगे। आपके घर में भी जिम है? नहीं, जिम नहीं है, मैं ऐसे ही नॉर्मल अपना यही गमछा के साथ में कर लेता हूँ। पहले गांव में ऐसे ही करते थे ना हम लोग, गांव में पोखरा ओखरा पे अखाड़ा बना के और वहां पे कसरत करते थे, देसी दंड बैठक सपाटा, वही सब करते हैं। जिम तो अब आपको भी आया डर है? है। आपको भी डर है कि इस लॉकडाउन में आपका वजन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं मानता हूं कि कसरत से ज्यादा जरूरी आपके खाने की जो क्वांटिटी है उस पर आप कितना कंट्रोल रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप जीने के लिए खा रहे हैं तो वेट तो कभी जीवन में नहीं बढ़ेगा, और खाने के लिए ही जी रहे हैं तो फिर बढ़ जाएगा भाई। फिर पता चला चापे जा रहे हैं लॉकडाउन में एकदम, और कुछ काम धाम है नहीं, तो बढ़ जाएगा वजन। और वजन अगर तो आप बढ़ता ही चला जाएगा। उतना ही खाइए जितना मतलब आवश्यकता है शरीर की। अच्छा, एक मैं बात बताइए। अगर 5-6 साल हो गया मैं जिम नहीं गया हूँ, लेकिन मेरा वजन उतना ही है जितना 5 साल पहले था, क्योंकि मैं अरे उतना ही वाह, खाता हूँ जितना मैं जीवित रह सकूं। ये बहुत अच्छी बात है। आप जिम नहीं जाते हैं? टाइम नहीं मिलता है भाई। मैं पहले जाता था, बहुत बहुत जाता था, मैं खूब करता था। पर हाँ। अभी क्या हो गया कि सुबह 7 बजे सेट पे पहुंचना है, वहां लेट नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत कम समय होता है, उसी में फिल्म बनानी है, पूरी करनी है। सुबह 7 बजे से लेके 11-12 बजे रात तक शूट करना है, और फिर सुबह उठ के 7 बजे रेडी होके पहुंचना है। तो दिन भर जो वो दौड़ भाग होती है, उसी में जो हो जाता है शरीर का कसरत व्यायाम, वो हो गया। अलग से करने का समय नहीं मिल पाता है। और अभी थोड़ा समय मिला है तो अभी कर रहे हैं। तो ये खुद तो फिर अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? ये घर में ही हर दिन? बिल्कुल एकदम, बस थोड़ा सा खुद से ही जितना कर लिए अपना सपाटा वपाटा मार लेते हैं। आप मुझे पहले ऐसे अभिनेता लग रहे हैं जो जिम नहीं जाते होंगे, कि और भी बाकी और भी हैं? नहीं नहीं, पहले मैं बहुत जाता था, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं बहुत जाता था जिम। अच्छा। हाँ, पर ज्यादा काम जब आ गया तो फिर मुश्किल हो गया जाना, मैं चाह के भी नहीं फिर जा पाता हूँ। तो फिर मैं जहाँ रहता हूँ वहीं कर लेता हूँ, अपने से ही कुछ जितना हो सकता है उतना कर लेता एक सवाल बहुत अहम सवाल है। एक मेरे मित्र ने भेजा है कि ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपके पसंदीदा नेता कौन है, नरेंद्र मोदी को छोड़ करके। वो ऑप्शन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर हमारे पसंदीदा नेता हैं योगी आदित्यनाथ। अगर अच्छा। मोदी जी के बाद आप कोई नाम पूछते हैं मुझसे, तो मेरे सबसे पसंदीदा नेता फिर योगी आदित्यनाथ हैं। मुझे लगता है कि ये वो व्यक्ति हैं जो समाज के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, और ये देश के लिए जीने वाले लोग हैं, और मुझे ऐसे लोग पसंद है। तो आप जब चुनाव लड़ने आए थे उत्तर प्रदेश में, जब आप आजमगढ़ से जब आपको टिकट मिला, तो आपने किसी से कोई राय सलाह लिया होगा ना कि चुनाव में कैसे लड़ते हैं? आपके लिए तो बड़ा नया नया था, वो कैमरा लाइट एक्शन, इससे अलग की दुनिया होती है राजनीति, ये तो आप भी अब जानते हैं। तो आपने राय सलाह तो किसी से ली होगी कि कैसे चुनाव लड़ते हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे वो तो रणनीति टीम बनाई होती है जाए? ना, वहाँ पूरी टीम रहती है ना। आपका जिला अध्यक्ष रहता है, आपका मंडल अध्यक्ष रहता है, आपके बूथ अध्यक्ष होते हैं। वो तो पूरी टीम रहती है ना, हर जिले में हर पार्टी की, सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, हर पार्टी की टीम होती है। नहीं तो नहीं, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो आपके आदेश पर काम कर ही रहे होंगे, लेकिन आपने कोई व्यक्तिगत सलाह तो ली होगी ना कि ये बहुत अनुभवी है, इनसे जरा पूछ लूं कि कैसे क्या होता है। मुझे तो वही लोग सलाह दे रहे थे, मैं किसी से क्या सलाह लूं। मुझे जो वहां पे लोग थे
वही लोग जैसे जैसे अपना बोलते गए मैं करता गया। बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री आपकी कौन? करिश्मा कपूर करिश्मा कपूर। जी। करिश्मा कपूर की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सी मतलब, उनकी कोई फिल्म ही नहीं बनी है जिसको मैंने पहला शो ना देखा हो। हाँ, मैं उनका इतना बड़ा दीवाना हूँ कि मैं एक बार एनसीसी कैंप में था, और कैंप में आप जब रहते हैं तो बाहर नहीं निकल सकते, और मुझे पता चला कि अखबार तो आता था कैंप में, तो देखा कि करिश्मा कपूर की आज फिल्म रिलीज हो रही है। तो मुझे लगा मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा यार, मैं तो फर्स्ट शो देखा हूँ करिश्मा कपूर की फिल्म, और आज मैं नहीं देख पाऊंगा, ये कैसे होगा। कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म थी वही जो सनी देओल के साथ में आई थी, जिसमें सनी देओल जी सर पे बांध के रखते हैं, जीत। हाँ, जीत जी। फिल्म। मतलब आप। तो मैं, जो हमारे बटालियन हवलदार मेजर थे, बीएचएम थे, उनको मैंने हाँ। कहा कि सर मुझे थोड़ा कुछ सामान लेने बाहर जाना है, मेरा साबुन वाबुन सब खत्म हो गया है, कुछ खाने पीने की चीजें खत्म हो गई है। तो उन्होंने 1 घंटे की छुट्टी दी, मैं गया सीधा थिएटर में घुस गया, और फिल्म देख के जब वापस आया तो मेरे यूनिट के जितने लड़के थे सबको बिना खाए और उधर पनिशमेंट में बैठाया गया था कि वो कहाँ गायब हो गया। फिर जब मैं आया तो पनिशमेंट मुझे भी मिला, मैंने बता दिया कि सर ऐसा था, मैं फिल्म देखने गया था। मैं रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता था अपना। हाँ, मेरा रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। मैं मतलब जब से होश संभाला है और मैं जब से फिल्में देखना शुरू किया हूँ, मैंने कभी उनकी फिल्म मिस नहीं की है, तो मुझे नहीं करना था, इसलिए मैं देखा। अब आप जो मुझे दीजिए सजा, वो मैं भुगतूंगा, और मैं भुगता। मुझे सजा भी बड़ी मजेदार होती थी ना, पुशअप मारना पड़ता था कि चलो पुशअप मारो, तब तक पुशअप मारो जब तक कि दोनों हाथ भर के एकदम लेट न जाओ। तो मिलिट्री का तो वो भी अच्छा रहता है ना। तो आप मुंबई भी इतने दिन से रहते हैं, कभी करिश्मा कपूर से मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, कभी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन मैं उनके साथ जब भी मौका मिलेगा मैं काम करूंगा। मुलाकात की इच्छा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं बचपन से फैन हूँ उनका, बचपन या मतलब कि टीनेज में जब हम लोग थे, और जब हम पढ़ रहे थे, पढ़ाई के दौरान जो उनकी फिल्में आती थी गोविंदा जी के साथ, आमिर खान जी के साथ, उनकी एक फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। उसको मैंने आमिर खान के 25 साथ। बार एक ही थिएटर में देखा था, ओह। और उसके एक एक डायलॉग मुझे याद थे। और फिर मैं गांव जाता था तो लड़कों को पूरी फिल्म सुनाता था, लाइन बाय लाइन। और कहीं ना कहीं वहीं से मेरे दिमाग में था वो हिंदुस्तानी, जो राजा हिंदुस्तानी था, वहीं से टाइटल मैंने लिया था निरहुआ हिंदुस्तानी। अच्छा, वो राजा हिंदुस्तानी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर के आप निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म का नाम रखे थे? टाइटल लिए थे, बाकी स्टोरी तो मेरी बिल्कुल अलग थी, पर टाइटल वहीं से हाँ। लिया था मैंने। ये आपके दिमाग में पहले मेरी से फेवरेट थे? फिल्मों में से एक थी वो। मेरी जितनी पसंदीदा फिल्में हैं उसमें एक वो फिल्म है राजा हिंदुस्तानी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सब फिल्में हैं जो कभी भी मैं कितनी भी बार देख सकता हूँ। ये इतनी कहानी आपने अगर कभी करिश्मा कपूर लेती हो? मैं ये हाँ कह रहा जी। था कि इतनी कहानी शायद करिश्मा कपूर को मालूम नहीं है कि निरहुआ उनके इतने बड़े फैन है। हाँ, तो ऐसे ही मालूम चलेगा ना, इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि कहीं कहीं से उनके पास पहुंच जाएगा, कोई देख रहा होगा तो। आजकल आप सोते कितने बजे हैं रात में? पूरा उल्टा हो गया है, नियम ही पूरा उल्टा हो गया है। अभी तो रात भर नींद नहीं आती है, हाँ। ऐसे ही जगे रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते किताब पढ़ते पढ़ते फिर लगभग 2-3 बज ही जाता है, 3-4 बजे तक मतलब जगे रहते हैं। फिर उससे भी थोड़ा अगर बोर हो जाते हैं तो अपने भाई के साथ में फिर ऑनलाइन गेम खेलने लगते हैं, वो कैरम खेलते हैं हम और प्रवेश।
हाँ, पूरी दुनिया अभी लूडो खेल रही है। आप अच्छा, आप आप जो है नहीं तो आप कैरम 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 खेल रहे हैं। खेलेंगे तो उसमें मैं मिलूंगा आपको, मैं कैरम खेलता हूँ। अच्छा, ठीक, मैं कोशिश करता हूँ हाँ, कैरम बोर्ड खेलूँ आपके साथ। बाकी तो अभी पूरी आइए दुनिया आइए, लूडो खेल। मैं हाँ। और इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं इतने सारे, उनको भी तो लीजिए, नहीं तो वो लोग तो फिर गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे बताओ हम नहीं लोग नहीं, को तो कोई बात ही नहीं हमारी हो रही है। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो, आकाश उपाध्याय जी हैं, देखिए ये देखिए बहुत सारे तेजवी लोग हैं। कुमार हैं, विजय कुमार है, यश यादव विजय हैं, कुमार है, शिवम जी हैं। प्रीति प्रजापति है, नमस्ते भाई जी लिख रहे हैं। अनिल जी हैं, वो हेलो लिख रहे हैं। रोहित सिंह लिख रहे हैं कि गाजीपुर से हैं वो। आ, हाँ, किसी ने लिखा कि वो पबजी खेलते हैं। हाँ, मैं नहीं खेला हूँ कभी, उसके बारे में इतना सुन आप लिया कि मेरी हिम्मत नहीं हुई खेलने की। उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सुनता था कि लोग खेलते खेलते जान दे दे रहे, क्या क्या कर रहे हैं, मैं उसको कभी खोला ही नहीं। इसको मैं इसी बोला, डर अरे बाबा से। ऐसा गेम नहीं चाहिए भाई। तो ये देखिए लिख रहे हैं स्पर्श यादव की प्रणाम भाई जी। रोहित ने लिखा है कि गाजीपुर से हैं वो। हेलो आरा, फिल्मों में काम कब मिलेगा? लीजिए, एक जो है, एक सवाल ये आया कि सबको फिल्म, प्रणाम, सबको प्रणाम। एक सवाल आया है कि फिल्म में काम कब मिलेगा। एक आपके चाहने वाले हैं, वो लिख रहे हैं, तुषार। देखिए क्या है कि किसी भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो अब आप अगर फिल्म में काम करना चाहते हैं तो सीधा सीधा मुझे ही ले लीजिए, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मेरा भी बहुत मन था, बचपन से ही मैं फिल्में देखता था, बहुत देखता था, भाग भाग के घर से देखता था। अभी एक कहानी मैंने बताया आपको कि मैं कैसे अपने कैंप से भाग के फिल्म देखने गया था। तो दीवानगी थी, पर उस दीवानगी को पाने के लिए आपके अंदर कितना जुनून है, आप वहां तक जाने के लिए कितना मेहनत कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप करिए मेहनत, और इस दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आप नहीं पा सकते, ये तो आप लिख लीजिए। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी आपका इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके पीछे पड़ जाइए, और इतना पड़ जाइए कि वो आपके पास पहुंच जाएगा निश्चित रूप से। ये ऐसे जो आजकल के युवा है जो हीरो बनना चाहते हैं, जिन्हें निरहुआ बनना है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहते हैं उनको? आप देखिए ना, आप सिंपल ऐसे ही देख लीजिए, चाहे निरहुआ है, चाहे वो पवन सिंह है, चाहे खेसारी लाल है, चाहे वो रितेश पांडे हैं, चाहे वो कल्लू हैं, क्या ये लोग मुंबई आए थे? नहीं, वो आपके गांव में ही गाना गाते थे, आपकी बरही में, तेरही में, और आपके शादी में, ब्याह में, यही थे ना हम लोग। तो वहीं से शुरू होता है। जो लगता है जिसको कि डायरेक्ट मुंबई जाके हीरो बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हीरो को खोजने के लिए मुंबई जाती है, वहीं आपके गांव में। यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग प्यार करते हैं, जिसका इतना नाम हुआ है, जो इतना अच्छा कर रहा है कि लोग उसको सुन रहे हैं, उसके लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो मुंबई से प्रोड्यूसर डायरेक्टर खोजते खोजते पहुंच जाते हैं आपके छपरा में, आपके पटना में, आपके आरा में, आपके गाजीपुर में, आपके बनारस में। वहीं आपको दिखाना होता है अपना हुनर। तो जहां है वहीं अपना हुनर दिखाइए, आप अपने आप को साबित कीजिए, बस वहीं लोग पहुंच जाएंगे आपको ढूंढते हुए। यहाँ आके धक्का खाने से क्या फायदा? यहाँ तो घूमते रहेंगे, यहाँ यहाँ तो एक मतलब रोड पे निकलेंगे तो सब हीरो ही घूम रहे हैं यहाँ। आपको ये लगता है कि अभिनेता बनना जो है वो पहले से ज्यादा अब टफ हो गया है, क्योंकि अब बहुत लोग मुंबई पहुंच रहे हैं? हालांकि पहले भी बहुत लोग मुंबई पहुंचते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि फिल्मों में काम पाना वाकई में बहुत मुश्किल है, अब या वो आसान हो पहले की गया, तुलना में अब पहले आसान हो गया है? मुश्किल था, अब आसान हो गया। अब तो लोग टिकटॉक से हीरो उठा ले रहे हैं, हीरोइन उठा ले रहे हैं कि चलो यार ये तो बड़ा गजब टिकटॉक बना रहा है, इसको एक्टिंग का सेंस है। आप अपनी प्रतिभा यूट्यूब पे दिखा देते हैं, फेसबुक पे दिखा देते हैं, आप अपनी प्रतिभा, मतलब आपके लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म है कि आप, अगर आपके अंदर दम है तो आप अपने घर बैठे दिखा सकते हैं। पहले तो दिखाने के लिए कि भाई आप कुछ कर सकते हैं, आपको
बहुत सारे स्टेज शो करना पड़ता था, फिर एल्बम बनाना पड़ता था, फिर आकाशवाणी में हम लोग कितने बार जाके परीक्षा देते थे, फेल होते थे, फिर कोशिश करते थे, दूरदर्शन में परीक्षा देते थे, फेल होते थे, फिर जाके मतलब अपना आपको प्रतिभा दिखाने के लिए भटकना पड़ता था। आज तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप बनाइए अपना प्रतिभा। आप मैथिली को जानते हैं ना? हाँ, मैं जानता हूँ मैथिली। तो जो वो मैथिली ठाकुर गायिका हैं, जानता हूँ। फेसबुक पे गाती हैं, पूरा दुनिया सुन रही है उनको, और फिर उनको हर जगह पूछ होने लगी। तो अगर आपके अंदर सच में है, आप में है नहीं, आप जबरी बनना चाहते हैं तब तो मुश्किल है, पर अगर आपके अंदर सच में है तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप अपना हुनर दिखाइए, अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, लोग ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। आप टिकटॉक पर हैं? हाँ, मैं हूँ टिकटॉक पे, मैं तो बनाते रहता हूँ वीडियो, खाली टाइम में क्या करें। आजकल बना रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, मैं तो आजकल तो और ज्यादा बनाना पड़ रहा है कि भाई लॉकडाउन में कैसे रहना है, क्या करना है, उस पे भी वीडियो सब बनाना पड़ रहा है, और निवेदन अच्छा, करना मतलब पड़ रहा है सतर्क, सबसे। मतलब लोगों को सचेत करने के लिए, लोगों को आगाह करने वाले जो वीडियो है वो। हाँ, मतलब सचेत करना पड़ेगा, अब जिम्मेदारी है हम लोगों की। आप रात के 10 बजे चाय पी रहे हैं? हाँ, मतलब समझिए ना कि लेट उठते ही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि लेट तक रात को जगे रहते हैं, फिल्म देखते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं, तो उठते लेट हैं, तो फिर वैसे ही फिर मतलब दिनचर्या बदल गई है। मुझे लग रहा है मैंने आपसे जितना वक्त कहा था आपने उससे ज्यादा वक्त मुझे दे दिया हाँ, तो आज के समय में तो सबके पास वक्त ही वक्त है। पहले तो सब लोग है। पहले तो सब लोग बोलते थे कि आप अगर कोई बोले कि भैया एक इंटरव्यू करना है, तो भैया टाइम नहीं है, हाँ, मैं जा रहा हूँ शूटिंग में, ये है वो है। अभी तो आप इंस्टा पे कर लीजिए, फेसबुक पे कर लीजिए, टीवी पे कर लीजिए, करना क्या है, बैठे हैं भाई, करो जो इंटरव्यू करना है। यहीं से लोग, हमारे भाई लोग देखेंगे, जुड़ेंगे, सब लोग जो है वो लोग भी घर में बैठे बोर हो रहे हैं, चला नहीं रहुआ आयल बा इंस्टा पे होके देखा का बोला था। ऐसे ही लोग के मनोरंजन होखे, और का कलाकार के दूसर कौन काम बा। सुख में दुख में हर चलिए, समय अगर कुछ मनोरंजन करत रहे तो वह कलाकार है। चलिए एक दिन कोशिश करते हैं आपसे फेसबुक पर भी जुड़ने की। जी जी, जरूर जरूर जुड़ेंगे। फेसबुक पर भी एक दिन हम लोग जुड़ते हैं। हाँ, तो कैसा उधर क्या हाल चाल है? यहाँ मैं नोएडा में हूँ, यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर सील है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील है। आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है, और वही लोग आ जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा, जिनके लिए जरूरी है। हाँ। जैसे कि जो मीडिया के लोग हैं, या जो पुलिस के लोग हैं, या फिर जो अत्यावश्यक सेवाओं में लोग लगाए गए हैं, वही लोग आ जा रहे हैं। बाकी लोगों का अच्छा। आना जाना बिल्कुल मना है पूरी तरीके से। हालांकि कुछ कुछ दफ्तर खुल गए हैं, बावजूद इसके अभी भी लोग आपको सड़कों पर दिखेंगे नहीं। अच्छा, नहीं, जरूरी भी है, कुछ दिन अगर और लोग सावधानी बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ हाँ, मुंबई में तो क्योंकि एकदम बंद है भाई, हम लोग तो एकदम बंद है। अच्छा, मुंबई में तो एकदम बंद है। फिर जरूरी सामान वगैरह कैसे पहुंचता है आपके पास, जो राशन पानी ये सब? राशन पानी समझिए ना कि गाड़ी आती है बिल्डिंग के नीचे, हफ्ते में अच्छा, एक आध बार, एक बार दो बार, वहां से, और वो भी गेट के बाहर ही गाड़ी खड़ी होती है, वहीं से मतलब सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक एक आदमी अपना अपना सामान लेगा और आएगा। और यहाँ जो बिल्डिंग में वॉचमैन है वो भी बाहर नहीं जा सकते, वो यहीं रह रहे हैं, मतलब बिल्डिंग के, ना उनको घर जाने का है ना जाके आने का, ऐसा नहीं है, वो यहीं रहेंगे, यहीं वो लोग भी मतलब जब से लॉकडाउन है वो लोग भी यहीं है, बिल्डिंग में ही है, सब लोग लॉक हैं एकदम।
अभी इस बीच में फोन पर में अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं कि नहीं आप? हाँ, मैं तो बात तो डेली होती है सबसे, खेसारी जी से, पवन जी से, रवि भैया से, मनोज भैया से। फोन पे तो लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं, बातचीत होती रहती है। अभी हम लोगों ने एक एल्बम बनाया ना उसके लिए, सोनी के लिए, और हम्म। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया। उसका सारा पैसा जाएगा पीएम केयर फंड में। हाँ। उस पे भी सब लोगों ने चर्चा किया, फोन पे बात हुई, गाना बना, गाया गया, अपने अपने घर से मोबाइल से ही शूट करके उसको भेजा गया। आएगा, अभी 1-2 दिन में आ जाएगा आप लोग के बीच में। अच्छा, वो गाना बहुत जल्द आने वाला है? हाँ, पूरा मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री एक साथ पहली बार दिखेगी किसी गाने में। अच्छा, एक गीत में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, सारे हाँ, अभिनेता अभिनेत्री? सब लोग। अगर कोई ऐसी प्राइवेसी ना हो तो वो क्या गीत है, आप अगर बता सकें अभी जो हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं उन्हें? हाँ, वो गाना ऐसा ही बना है, मतलब इसी के ऊपर कि जीत लिहल जाई, दिल में जितला के जुनून बा, हार नहीं माने कबो इंडिया वाला खून बा। एगो दिया जला के रखा, रोशनी सजा के रखा, हौसला बढ़ा के, जीतेगा मेरा इंडिया। ऐसे वो गाना बना था। सब कोई गईले बा, मनोज जी, पवन जी, खेसारी जी, सब बाऊ। मतलब सब लोग एक साथ मिल करके कोरोना के खिलाफ आप लोगों की अपनी जंग की तैयारी है? हाँ, मतलब एक ऐसे जन जागरण खातिर, लोगन के खातिर के जोश भरे खातिर। लड़ाई में जोश भी तो भरे के होला। हाँ। जब पहले लड़ाई होके राजा महाराजा लोग के, तो जो कवि लोग रहे वो पहले कविता पढ़ के, आला उला गा के पहले जोश भरे, वीर रस के कविता लोग पढ़े, और जब जोश में आवे पूरा सेना, तब जाके लड़ाई में कूद जाए। कोरोना से जो लड़ाई चलता, ये लड़ाई में जोश भरे के पड़ी ना पब्लिक के। और ये जोश उल्टा बाटे कि जोश में आके घरे में रहेगा, बाबा अरे नहीं के निकलेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने बताया कि भोजपुरी के जितने स्टार हैं वो सब एक साथ आ रहे हैं। निरहुआ को कब ये पहली बार लगा कि अब वो वाकई में स्टार बन गए हैं, या फिर ऐसी बात आ गई है कि मतलब एक दौर आया होगा, एक समय आया होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं, अब लोग मुझे पहचानने लगे, हमारा जो संघर्ष था वो संघर्ष जो है अब धीरे धीरे सफलता में तब्दील होने लगी है? और कब ऐसा आपको लगा? अरे मतलब कोई वही ऐसी वाला घटना हुई हो? मैं वो एल्बम गाया था, निरहुआ सटल रहे, मार्च में रिलीज हुआ, और धीरे धीरे बजते रहा, धीरे धीरे फैलते गया। उसके बाद जून जुलाई में बारिश होती है, तो उस समय कोई कार्यक्रम होता नहीं था, खेती बाड़ी में लग गए हम लोग। जुलाई के बाद अगस्त में या सितंबर में एक प्रोग्राम था मेरा, तो मैं उस प्रोग्राम के लिए गया। और उसके पहले मैं गाता था, तो प्रोग्राम में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, ज्यादा हो गए तो 50 लोग ऐसे होते थे। और वो भी बोलते थे मर्दबा सूता हमनियों के सूते था, का चिल्लाता रहा बिना मतलब के। ऐसा था पहले, ये हाल था। बारात वरात में कोई ले गया है गाना गाने कि भाई हमारे बारात में आइए, गाना गाना है। पता चला 2 बिरैया गए हम लोग। तो जब गाना शुरू करते थे तो बाराती लोग को मिला है, मस्त खाना पीना मिल गया, वो लोग को तकिया रजाई तोशक सब मिल गया है। तो वो लोग जब हम लोग गाना शुरू करते थे तो बोलते थे, ए मर्दवा सूता हमनियों के सूते था बिना मतलब, चिल्लाता रहा लोग। ये हाल था। और वो एल्बम निकलने के बाद 2-3-4 महीने के बाद एक प्रोग्राम था, और मैं उस प्रोग्राम में गया तो थोड़ा लेट हो गया था, मैं 9:30 बजने लगा। और एक जगह पूरा मेला देखा, और मैं देख के परेशान हो गया कि अब प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएंगे, किसी मेला में फंस गए, अब इसमें से निकलेंगे कैसे। तो कोशिश कर रहे थे निकलने का, तो एक आदमी बोला इधर आओ इधर आओ। बोले हटो यार सामने से, हम लोग लेट हो रहे प्रोग्राम में, तुम इधर कहाँ। तो बोला यही प्रोग्राम है। बोले आए, तो वो मेला नहीं था, वो लोग मेरा प्रोग्राम सुनने आए थे। और तो उनको पता पहली नहीं था कि बार, यही प्रोग्राम देखना है? हाँ, मैं गया स्टेज पे, और उसके बाद जहां तक देखे तो खाली आदमी नजर आ रहा है।
और उस दिन का वो दृश्य ऐसा था कि वो अभी तक भूलता नहीं है। और उस दिन के बाद तो फिर आदत पड़ गई, रोज उतने ही लोग में फिर गाने लगे, उतने ही लोग हर प्रोग्राम में आने लगे। तो निरहुआ सटल रहने के बाद वो करिश्मा हुआ। तो उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया कि वो लोग खुद ही मुड़ने नहीं दिए, बोले बेटा आ जाओ अब तुम। पब्लिक ने एकदम उठा लिया, वो जनता का आशीर्वाद मिल गया। तो जिसको जनता का आशीर्वाद मिल गया तो हो गया, उसका काम हो गया। मैं जिसको कहीं पब्लिक ने प्यार दे दिया उसका काम हो गया। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने भी बहुत संघर्ष किया है। जब आपका ये एल्बम रिलीज नहीं हुआ था उससे पहले आपको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आपको ये लगता है कि आपका जो संघर्ष था उसके बराबर आपको सफलता मिली है या फिर उससे ज्यादा मिली है, या नहीं आपका जो संघर्ष था उसके बराबर अभी आपको सफलता नहीं मिली है? अरे बहुत ज्यादा मिला। मैंने क्या संघर्ष किया? कुछ नहीं किया मैंने। ये तो पता नहीं भगवान ने किस जन्म का फल दिया है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है। मैंने किया क्या? मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं, मेरे घर में बिरहा गाते हैं विजय भैया, कवि जी लिखते हैं, पिताजी गाते थे, मैं भी इसी में अपना रोजी रोटी चलाऊंगा, इतना सोच के शुरू किया था। ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा ये कौन जानता था। तो ये जो मिला है ये वो सपने जैसा है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बहुत संघर्ष किया और मिला कुछ नहीं। मैंने किया कुछ नहीं, मिला बहुत ज्यादा। वो पता नहीं किस जन्म का है, भगवान जाने। इससे पहले हमारी बात मनोज भैया से हो रही थी, वो भी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े थे और मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था और उन्होंने भी यही बताया कि जो संघर्ष था उससे बहुत ज्यादा मुझे मिला, और आपने भी यही बात कही। हाँ, मतलब संघर्ष क्या कहिएगा। एक आप किसान के घर में, मजदूर के घर में पैदा हुए और आप खेती बाड़ी करते हैं, भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, और उसमें से थोड़ा गायकी करने की कोशिश करने लगे, गाने लगे। उसी में कोई एक ऐसा गाना जो लोगों को पसंद आ गया, लोग आपको सुनने लगे, और फिर आपको काम पे काम मिलता गया, फिर आप उसके लिए अपनी तैयारी करते गए। तो कौन सा इसमें संघर्ष क्या था? ये तो मतलब थोड़ा सा प्रयास था, इतना सारा जो है इतने लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। दुनिया में जहां भी जाओ आप, वहां लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे लगता है ना कि वो सबसे ज्यादा जो काम करता है वो लोगों का आशीर्वाद काम करता है। जो लोग देखते हैं आपको और उनके आंखों से जो प्यार आपके लिए निकलता है वही आपके लिए काम करता है। और अगर वही उनकी असली आंखों ताकत से है। जी जी, क्या आप बोल कुछ रहे कह हैं? रहे थे? आप नहीं बोलिए। नहीं, मैं आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आप मेरा जो अनुभव है वो ये है कि आप कलाकार बहुत अच्छे हैं कि नहीं हैं, आप गायक बहुत अच्छे हैं कि नहीं हैं, वो बहुत सेकेंडरी है। आपको इंसान बहुत अच्छा बनना है ताकि लोग आपसे नफरत ना करें, लोग आपको प्यार करें। क्योंकि आप बहुत अच्छा गा के बहुत बड़े स्टार बने या ना बने, आप बहुत अच्छा एक्टिंग करके बड़े स्टार बने या ना बने, पर अगर लोगों ने आपको प्यार दिया तो आप जरूर बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मेरा अनुभव है। ये आपका अनुभव है, बहुत बड़ी बात है। आप यही कह रहे हैं कि लोगों का प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर लोग आपको प्यार करते हैं, आप पता नहीं आपका गला फटा हुआ बांस है, मेरे गले में क्या है, मैं कौन सा, मैं ऐसा थोड़े गाता हूँ कि मतलब मेरे से अच्छा हर गांव में गाने वाला लड़का मिल जाएगा आपको। गला भी ऐसा कुछ नहीं है, चेहरा देख ही रहे हैं जो आपके सामने ही है। क्या है मतलब किस बात के लिए है, पर वही है कि लोगों का प्यार है, वो इतना प्यार से देखते हैं कि उनको उनका आशीर्वाद जो मिलता है वही आपके लिए काम करता है। वही सबसे बड़ी पूंजी है, वही सबसे बड़ी ताकत है। आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, सबसे पसंदीदा गीत आपका? हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, मैथिली, जो गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जो आपको मन करता हो बार बार सुनने का? मुझे भोजपुरी का गाना जितना है सब मैं सुनता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल्पना जी को सुनता हूँ, मैं पवन सिंह जी को सुनता हूँ मैं उदित नारायण जी को सुनता हूँ, मैं ये अभी नए हमारे जो गायक आए रितेश पांडे, इनको सुनता हूँ। सबका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भोजपुरी में मुझे ज्यादा मजा आता है बचपन से ही। हिंदी गाने सुनता हूँ पर मजा भोजपुरी में आता है। तो अपने घर के अभी जो म्यूजिक सिस्टम में अभी कभी जो इनका गाना आया है अपना
रितेश पांडे जी का, हाँ। मेरा फेवरेट गाना है। जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो, कैसन बाड़ी मोर जान हो, रोज संग में वो हमरा रहत रहली, एक पल जुदाई ना सहत रहली, जहिया से इंडिया में आइल करोनवा, मिले नहीं खियावत मोर जान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। ये मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा, एक चीज बताइए कि भोजपुरी के जो गीतकार हैं, क्या वो वाकई इतने क्रिएटिव हैं या फिर वो ताक लगाए बैठते हैं? कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले भोजपुरी का गीत आता है। वो कोरोना हो, वो चाहे नोटबंदी हो, वो चाहे जीएसटी की बात हो, हाँ, वो चाहे आर्थिक सुरक्षा की बात हो। मैं देखता हूँ कि हर मुद्दे पर एक गीत बहुत तेजी से आता है और सबसे पहले भोजपुरी की तरफ से ही आता है। उसके बाद बाकी भाषाओं में फिर वो गीत जो है तो धीरे धीरे आते हैं सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है कि हर भाषा में ऐसा होता है, क्योंकि देखिए कोई भी गाना, कोई भी फिल्म, कोई भी साहित्य, ये सारी चीजें समाज की घटनाओं पे ही निर्भर करती है कि समाज किधर जा रहा है, समाज में क्या हो रहा है। उनको ध्यान में रख के ही गाना बनता है, उनको ध्यान में रख के ही चीजें होती है। भोजपुरी में इसलिए पहले दिख जाता है कि यहाँ दर्शक ज्यादा है, और अच्छा। लोग उछाल देते हैं फटाफट, एकदम एकदम शेयर कर देते हैं, गाना आइल बा एकदम धुआंधार। तो आप देखेंगे, और इसका प्रूफ आपको ऐसे मिलेगा कि आप देखेंगे कि हिंदी की कोई बहुत बड़ी हिट फिल्म होगी, उसका जितना व्यूअरशिप होगा उससे ज्यादा आपको भोजपुरी का मिल जाएगा, क्योंकि भोजपुरी के दर्शक ज्यादा हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, हर जगह है। और वही दर्शक जो है हिंदी के भी हैं, बाकी फिल्मों के भी हैं। तो होता सब जगह है, यहाँ दिख जाता है जल्दी। होता सब जगह है, लेकिन सबसे पहले भोजपुरी में दिख जाता है, क्योंकि यहाँ जो है फट से उछल जाता है मामला। ठीक है दिनेश भाई, आपने बहुत वक्त दिया मुझे, और मुझे लग रहा है कि आपने जितना कहा था उससे तिगुना वक्त जो है हम लोग बातचीत करते करते गुजार चुके हैं। आपके पास एक रिक्वेस्ट है कि ये बातचीत खत्म हो, क्योंकि मैं लाइव में एक बार फिर से तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया भी, और शुक्रिया के साथ साथ माफी इसलिए क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हम लाइव सबसे पहले नहीं आ पाए, और मेरी कोशिश ये थी कि मैं लाइव आऊं, मैं आपको जोड़ूं, लेकिन हुआ उल्टा, और हुआ ये कि आपको पहले आना पड़ा, सब लोग पहले जुड़ गए, मैं ही बाद में जुड़ा। हाँ, तो मेरे तरफ से इसके लिए सॉरी भी तमाम दर्शकों को। और एक मैं भी जितने दर्शक जुड़े हैं, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और सब लोग जो है कुछ कुछ लिख ही रहे हैं, तो हाँ, सब लोगों को धन्यवाद। एक देखिए आपके लिए लगातार हाँ, लोग गीत गाने के लिए आपके बार बार नीचे कह रहे हैं, जबकि मेरी इच्छा ये थी कि हम बातचीत ज्यादा करें। हाँ, तो मैंने तो गाना इसीलिए गा दिया, अभी आपको सुना ही दिया। आपसे गुजारिश ये है कि जब बातचीत करें तो इसको सेव कर लीजिएगा ताकि ये स्टोरी में रहे। जी जी, और खत्म करने से पहले एक बार फिर से हम लोग जहाँ से शुरू किए थे इरफान भाई से, तो उन्हीं के एक डायलॉग से खत्म करते हैं, उनको याद करते हुए। सबसे पहले तो उनको अश्रुपूरित जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इरफान भाई को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, और वो हमेशा, वो तो जीवित रहेंगे, हमारे जैसे जो दर्शक हैं, जो उनके फैन हैं, उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे इरफान भाई।
और उनका एक डायलॉग मैं बोल के और यहीं से खत्म करता हूँ। इरफान भाई का एक डायलॉग है, अबे मोहब्बत थी तभी तो जाने लिया, अगर जिद होती तो बाहों में होती। सही डायलॉग है, आज दिन भर ये इरफान यही। भाई का डायलॉग था। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। आप सभी लोग हाँ, लॉकडाउन का पालन कीजिए, और जैसे जैसे सरकार आपको निर्देश दे रही है उसको मानिए। और हम लोग जो है बहुत जल्दी जीत जाएंगे, जीत के बहुत करीब है हम लोग। और ये लॉकडाउन आप ही के लिए है, हम सब के लिए है। और ये कोरोना से एक बार हम लोग जीत गए, उसके बाद तो फिर जितना उछलना कूदना है उछलिए कूदिए। कुछ दिनों की बात है, आप लोग थोड़ा सा और सहयोग करिए और बहुत जल्दी हम लोग जीतेंगे। और अपने आसपास जो लोग गरीब हैं, जो लोग असहाय हैं, उनकी भी मदद कीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने दिया है तो दूसरों को भी मदद करना चाहिए। आप पता करते रहिए आसपास कोई भी भूखा ना रहे। सरकारें भी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, सारी राज्य सरकारें कर रही है, सारे सेलिब्रिटी कर रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, मीडिया कर्मी कर रहे हैं, सारे सब लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। तो हर किसी से यही निवेदन है कि आप भी अपने आसपास अगर किसी एक व्यक्ति की भी मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और लॉकडाउन का पालन कीजिए ताकि हम लोग जो है जल्दी से जल्दी कोरोना से जीतें और फिर से एक खुशहाल हिंदुस्तान जो है हो जाए, और फिर से आप अपने अपने जिंदगी में वापस लौट जाए। ठीक है दिनेश भाई, हम धन्यवाद। लोग वापस एक बार हम लोग फेसबुक पर मिलते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। मैं फेसबुक जी में जी हालांकि ऐसी कोई हाँ दो लोगों को जोड़ने की व्यवस्था देख करके हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, और इसको सेव ठीक कर है। दीजिएगा ताकि ये स्टोरी है। ठीक है आकाश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और लोगों तक मैंने वक्त बात आपको पहुंचाई। दिया है, लोगों मैंने को वक्त भी दिया। नहीं, सबको इंतजार था कि भाई थोड़ा बैठ के मजा लिया जाए, तो सबको मजा आया होगा। हम लोग को ठीक है, शुक्रिया। बत कही सुनने में लोगों को मजा आया होगा। चलो ये लोग दूगो बकर बकर कर रहा है, सुनो क्या बोलता है लोग। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय थैंक हिंद, यू। जय भारत।